प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरा स्टेज या तीसरा स्टेप। अब क्या होने वाला है इसको देखते हैं। तो ये जो मैं ग्राफ प्यारे बच्चों बना रहा हूं, ये ग्राफ एक ही साथ बनाना है, अलग अलग नहीं बनाना है। आप जब क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो वहीं पर इस ग्राफ को कहीं ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो तीसरा स्टेप है उसमें होता क्या है। अब ये जो गैस अंदर भरी हुई है, इसने क्या कर दिया है, ये पूरी की पूरी एक्सपेंड हो चुकी है और पहिया अब आधा घूम चुका है। अब क्या होगा, अब इस सिस्टम की जो हीट है, ये जो सिस्टम की हीट है, वो जो ठंडा पानी है, यहां पे हमने हीट सिंक रखा हुआ है, यहां पे हमने आइस रखी हुई है। ठीक है, ये हीट सिंक है, ये कोल्ड रिजर्वर है, मतलब इसमें कुछ ठंडा होगा। तो ये जो हीट सिंक है, ये हीट सिंक क्या करता है, यहां इस गैस से हीट को खींच रहा है। इस गैस से क्या खींच रहा है, हीट को खींच रहा है। इससे ये गैस क्या होगी, कंडेंस होगी, नीचे को आ जाएगी। ठीक है, हीट को खींच रहा है। तो ये जो हीट सिंक है वो हीट लेता है। कहां से ले रहा है, इंजन से हीट ले रहा है। और उसी टाइम जब वो हीट ले रहा होता है, उसी टाइम ये गैस सिकुड़ना शुरू कर देती है, ये बैठना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हीट जा रही है, गैस अब धीरे धीरे कंडेंस होगी। उसी टाइम पे क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, उसी टाइम पे पिस्टन फिर नीचे को आता है। उसी टाइम ये पिस्टन, ये चक्का घूमता है, ये पहिया घूमता है और ये पिस्टन नीचे को आता है। यानी कि एक वर्क यहां पे होता है गैस के ऊपर। तो एक वर्क हो रहा है, पिस्टन के ऊपर एक वर्क हो रहा है, और वो वर्क ही हीट के रूप में कहां निकल जा रहा है। वो वर्क जो ऊपर से हो रहा है पिस्टन के ऊपर, जिससे ये गैस दब रही है, वही वर्क हीट के रूप में कहां निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। और उस हीट को कौन ले रहा है बच्चों, विद्यार्थियों, उस हीट को हीट सिंक ले रहा है। हीट सिंक उस हीट को खींच रहा है। समझ गए, फिर समझ लो कि ये जो हीट सिंक है, अब ये गैस यहां फैल के यहां तक आ गई, पहिया आधा घूमा है, अब आगे और भी घूमना है, मशीन को आगे और काम करना है, इस टायर को एक रोटेशन पूरा करना है। तो एक रोटेशन अब पूरा कैसे करेगा, अब ऐसे करेगा कि जो इसकी हीट है, ये गैस की हीट को कौन ले लेगा, गैस की हीट को कौन ले लेगा, वो हीट सिंक ले लेगा, हीट सिंक ले लेगा। और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये एक वर्क हो रहा है। तो ये वर्क अंदर जमा हो गया, बस 10 हीट यहां निकल गई। तो वर्क के रूप में ऊर्जा, वर्क एक कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, ऊर्जा होती है। तो 10 हीट इसने खींच ली, तो ये जब कार्य होगा तो 10 हीट यहां जमा भी हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हीट यहां से निकली, जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो जो कार्य होगा, वो कार्य यहां पे हीट के रूप में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो 10 हीट निकली तो 10 जूल का कार्य हुआ। तो यहां पे कोई भी इंटरनल एनर्जी में अंदर गैस के चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये हीट इसने खींची, ये थोड़ा थोड़ा सा कंडेंस हुआ, गैस नीचे को आई, और ऊपर से जो वर्क हो रहा है, वही वर्क एक तरीके से यहां पर वही वर्क एक तरीके से क्या करता है, जो गई हुई हीट है उसको यहां दोबारा जमा कर देता है। मतलब कि जो 10 हीट बाहर निकली, मान लीजिए, तो 10 का वर्क हुआ, तो वो यहां पर जमा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि इतना समझ लीजिए कि वर्क जो हो रहा है वही एक प्रकार से हीट के रूप में बाहर जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। और हीट को कौन लेके जा रहा है, हीट को हीट सिंक लेके जा रहा है। तो वही मैंने लिखा है यहां पे कि हीट सिंक टेक हीट फ्रॉम द इंजन। ये हीट सिंक इंजन से हीट लेता है और उसी वक्त पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, और वर्क होता है इंजन के ऊपर। पिस्टन नीचे आया, तो ये पिस्टन नीचे आया तो कोई कार्य हुआ ना, तो यानी कि वो वर्क हुआ है। एंड देयरफॉर द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि भाई कार्य जो हुआ ऊपर से, वही एक प्रकार से हीट के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस हाथ से दिया तो इस हाथ से ले भी तो लिया, यहां से दिया यहां से ले लिया, तो यानी कि जो हीट गई एक प्रकार से वो दोबारा आ गई। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज यहां पर नहीं होता है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रक्रिया इसको कहते हैं। और क्योंकि यहां पे कंप्रेशन हो रहा है, गैस दब रही है, इसीलिए इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन हम कह रहे हैं। अब जो यहां पर हीट बाहर निकली, ऊपर से जब पिस्टन आया, तो उतना ही वहां पर क्या है, वर्क भी होता है। 10 जूल की हीट निकली, तो फिर ऊपर से पिस्टन आता है, तो 10 जूल का कार्य भी कर रहा है। ऊपर से पिस्टन जब आता है तो 10 जूल का कार्य कर रहा है। इसका मतलब जितनी हीट निकली उतना ही वर्क भी हुआ। तो क्योंकि यहां पे वर्क हुआ है, इसलिए इसको प्लस लिख रहे हैं हम। अगर वर्क नहीं होता तो माइनस, अगर वर्क करता, कोई चीज वर्क कर रहा होता, तो वहां पर हम उसको माइनस करते। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर से पिस्टन दबा, तो गैस के अंदर कार्य के रूप में ऊर्जा जमा हो गई, इसलिए इसको हमने प्लस W लिखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आखिरी स्टेप है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने क्या करा, इससे पहले वाले स्टेप में क्या हुआ था, एक बार अगर आप उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो क्या हुआ था, इससे पहले वाले स्टेप में जो सिंक था, जो ठंडा पानी था, उसने हीट खींची। हीट जैसे ही खींचेगा तो ये गैस ठंडी होकर जमना शुरू कर देगी,
और ऊपर से आप पिस्टन क्या करेगा, ऊपर से चक्का घूमेगा, अभी पिस्टन डाउन हो जाएगा। देखो बेटा, हीट यहां बाहर गई तो पिस्टन जब डाउन आया तो वर्क भी हुआ ना, तो हीट तो चली गई, 10 हीट चली गई, अभी पिस्टन डाउन हुआ तो कार्य भी हुआ, तो कार्य एक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो यहां पर जो एनर्जी थी उस एनर्जी में से 10 तो बाहर निकल गया, लेकिन 10 आ भी गया, 10 बाहर निकल गया, 10 आ भी गया। इसका मतलब जो बाहर निकला है वो आ रहा है, ठीक है। तो हीट निकली, कार्य हुआ, तो कार्य ही एक प्रकार से हीट में बदला, या हीट जो है उसी के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे कार्य हुआ। तो 10 बाहर निकला तो 10 अंदर आया, तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव वहां पे नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होगा, इस वाले स्टेप में क्या करना है, इस हीट सिंक को ही खत्म कर देना है। इस हीट सिंक को आइसोलेट कर दो, कह रहा है आपका कार्नोट। वो कह रहा है इसको इंसुलेटेड कर दो, अलग कर दो इसको। अब आपका हीट सिंक नहीं है, यानी कि हीट बाहर खींचने वाला कोई नहीं है, यानी कि हीट अब बाहर नहीं जाएगी, ना ही अंदर आएगी। अब ये एक तरीके से इंसुलेटेड हो गया है। अब क्या होगा, अब क्योंकि पिस्टन, चक्का तो आधा घूम गया ना, अब जब चक्का आधा घूम गया तो बस उसको, चक्का जो घूम रहा है उसी के प्रेशर की वजह से, उसी के बल की वजह से पिस्टन और नीचे जाता है लास्ट स्टेप में। तो जब इससे पहले वाले में क्या हुआ, हीट जैसी बाहर गई, इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम हो गई, ऊपर से वर्क हो गया, इंटरनल एनर्जी फिर से बढ़ गई, सेम हो गया, और चक्का नीचे आ गया, ऐसे घूम के पिस्टन नीचे आ गया, चक्का आधा घुमा, पिस्टन नीचे आ गया। अब जब वो जो पहिया होता है, जो इंजन होता है, वो दोबारा इस पे लास्ट में ऑटोमेटिक वर्क करता है, ठीक है। थोड़ा सा वर्क लास्ट में और हो जाता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अंत में थोड़ा वर्क और हो जाता है, और ये वर्क क्या करेगा, ये जो वर्क होगा, ये वर्क कहां, फिर ये वर्क करता क्या है, जब भी वर्क होता है, जब भी कार्य होता है, तो वो ऊर्जा के रूप में अंदर जमा हो जाता है। जब भी आप कार्य करोगे तो वो ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। जैसे पिचकारी को बंद कर दो और आप उसको ऐसे, उसका जो पिस्टन है उसको दबाओ, तो आपने वर्क किया, तो अंदर वो गैस के अंदर एक ऊर्जा के रूप में जमा हो गया। जैसे ही आप पिस्टन छोड़ोगे वो दोबारा वापस पंप मारेगा, दोबारा मारेगा ना। तो जब भी आप कार्य करते हो तो वो ऊर्जा के रूप में वो कार्य जमा हो जाता है। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि पहिया लगभग अब आखिरी स्टेज में है घूमने के, और मशीन अपने बल से ही इस पिस्टन को और थोड़ा सा क्या कर देती है, लास्ट में पिस्टन को धकेलती है नीचे। तो जब धकेलेगी वो नीचे, तो ये जो कार्य होगा, ये कार्य अंदर किस रूप में जमा हो जाएगा, ये कार्य अंदर आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देगा, आंतरिक ऊर्जा को इंक्रीज करेगा। और क्योंकि हीट बाहर को नहीं जा रही है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो वर्क है, इस लाइन को बाद में दोबारा चेंज करेंगे। यहां पर वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो यहां पर वर्क होता है, वर्क डन ऑन द इंजन, वर्क बाहर से हो रहा है, किसके द्वारा, ये इंजन की जो आपका पहिया है, ये आधा घुमा, फिर लास्ट में और थोड़ा सा घूम जाता है। तो वर्क डन ऑन द इंजन स्टोर या इंक्रीज क्या बढ़ाता है, वो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। तो वर्क होता है आखिरी में, और बाहर को हीट नहीं निकल रही है, ठीक है। तो जो भी वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हीट नहीं निकली है, इसलिए इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और क्योंकि यहाँ पे दब रही है गैस, इसलिए इसको कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, इसको कंप्रेशन कहेंगे। और क्योंकि जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी में बदल गया, आंतरिक ऊर्जा में बदल गया, जब ऊर्जा बढ़ती है तो गर्मी बढ़ती है, इसलिए यहां टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम लिखेंगे सिंस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि यहां इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। यहां टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर कहां से कहां इंक्रीज करेगा बच्चों, तो यहां ठंडा कम टेम्परेचर था टीसी में, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये दोबारा कहां आ गया आपका हॉट वाले, अभी धीरे धीरे शिफ्ट होगा किसकी ओर, ये हीट सिंक से किसकी ओर शिफ्ट होगा, हीट सोर्स की ओर। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है शिफ्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसी वाली प्रथम अवस्था में दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ये हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, जो वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में। और हीट क्योंकि बाहर निकली नहीं, हीट बाहर नहीं निकल रही है, ऊपर से पिस्टन नीचे आ रहा है, तो वो पिस्टन एक वर्क के रूप में नीचे आ रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो कार्य अंदर आंतरिक ऊर्जा में जमा हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा देगा। और क्योंकि यहां पे आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, इसलिए यहां टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ेगा। और क्योंकि गैस दब रही है, देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा फ्रॉम इसको हम V4 बोलेंगे पहले बच्चों, V4। तो वॉल्यूम V4 से कहां तक जाएगा, टू V1 तक हमारा वॉल्यूम जाएगा। तो ये हमने यहां पर देख लिया है फोर्थ वाला स्टेज। अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें आपने एक एक करके लिखनी है। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, समझ लेना। एडियाबैटिक क्यों है, क्योंकि यहां पर एडियाबैटिक क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई भी हीट ली नहीं जा रही है, ठीक है। यहां पे हीट कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं बच्चों एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो ये चारों स्टेप को आपको मैंने समझा दिया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, इसको बोलते हैं
इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर ये है एडिबैटिक एक्सपेंशन, फिर ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर ये चलेगा एडिबैटिक कंप्रेशन में। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारी साइकिल है। तो अब हम इस साइकिल के आधार पर ये निकालेंगे, इस साइकिल के आधार पर निकालेंगे कि ये जो हीट सोर्स है, ये जो हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर TH है, और ये जो हीट सिंक है जिसका टेम्परेचर TC है, ये दोनों कैसे तय करेंगे, कैसे तय करेंगे कि ये जो आपका इंजन है ये बेहतर कैसे काम करे, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा कैसे हो। इन दोनों हीट सोर्स और हीट सिंक का टेम्परेचर इस बात को तय करेगा। अब हम आगे देखते हैं कैसे हमें एफिशिएंसी को निकालना है। अब देखेंगे एफिशिएंसी को आखिर हमें कैसे निकालना है, इंजन की इस एफिशिएंसी को, इस इंजन की एफिशिएंसी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्नोट का इंजन था, यहां पर हमारे पास एक हीट को देने वाला एक सोर्स था, और यहां पर हमारा हीट को लेने वाला एक सोर्स था। तो जो हीट को देगा, जो गर्मी को देगा, उसको हमने हीट सोर्स कहा है, और जो गर्मी को लेगा उसको हमने क्या कहा था, हीट सिंक कहा था। तो ये गर्मी अंदर जाएगी और फिर ये गर्मी यहां पे कुछ कार्य करेगी और इससे ये पहिया हिलेगा, और फिर ये गर्मी बाहर आएगी, ये पहिया नीचे आएगा। ऐसे चल रहा था ना। तो यहां से हीट अंदर गई, उस हीट से कुछ कार्य हुआ, फिर उसी हीट को एक प्रकार से यहां खींच लिया गया और ये दोबारा पहिया अपनी अवस्था में वापस आ गया। तो यहां पर ये पहिया कितनी तेजी से घूमेगा, यहां पर कितना ज्यादा एफिशिएंसी होगी, वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगी कि जितनी आपने हीट दी, जितनी आपने हीट अंदर डाली, उसमें से कितनी हीट वास्तविकता में कंज्यूम हुई, कितनी हीट वास्तविकता में क्या हुई, कंज्यूम हुई। किसके लिए, कार्य के लिए। मान लो आपने 100 हीट डाली और 100 हीट में से आपकी 80 हीट वापस आ गई। ठीक है, आपने 100 हीट डाली इस इंजन के अंदर और उसमें 80 हीट वापस आ गई, तो इसका मतलब कितना यहां पे कार्य हुआ, 100 - 80, यानी कि 20 हीट यहां पर कहां पे कंज्यूम हुई, 20 हीट कंज्यूम हो गई पहिए को घुमाने के लिए, पहिए को घुमाने के लिए ये हीट कंज्यूम हो गई। समझ रहे हो। तो 100 हीट आपने डाली और उसमें से 80 हीट बाहर निकली लास्ट में, तो यानी कि भाई 20 हीट कहां कंज्यूम हो रही है, वर्क करने में कंज्यूम हो रही है, पहिए को घुमाने में कंज्यूम हो रही है, इंजन को चलाने में कंज्यूम हो रही है। तो यही 20 हीट क्या है, इफिशियंसी को दर्शाता है। तो इफिशियंसी को कैसे निकाला जाता है कि भाई आपने टोटल कितनी हीट दी, 100 दी, और कितनी हीट आपकी, कितनी हीट कंज्यूम हुई, कितनी हीट उस सिस्टम ने, उस इंजन ने खाई, वही तो वो कार्य करेगा। तो एफिशिएंसी का मतलब है कितनी हीट दी और कितनी हीट खाई, कितनी हीट दी और इंजन ने कितनी हीट खाई। खाई को कैसे निकालते हैं, कितनी हीट खाई को कैसे निकालते हैं, कितनी हीट इन करी माइनस कितनी हीट आउट हुई। तो जितनी हीट इन हुई, जितनी हीट आउट हुई, उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो निकलेगा, वो हीट को बताएगा जो हीट इस इंजन ने खा ली है, क्या काम करने के लिए, पहिए को घुमाने के लिए खा ली है। तो ये जितना ज्यादा मान होगा, अगर ये 100 होता और ये 20 होता तो मैं बोलता यार इसने तो 80 हीट खा ली, यानी कि 80 वर्क कर दिया, ये बहुत अच्छा कार्य किया। तो समझ गए ना बच्चों कि आपने कितनी हीट अंदर डाली और उसमें से कितनी हीट खा ली गई, कंज्यूम कर ली गई इंजन के द्वारा, वही वर्क है। तो जितना ज्यादा इसका मान होगा, यानी कि जितनी ज्यादा हीट खाली जाएगी, यानी उतना ही सिस्टम ने, उतना ही इंजन ने वर्क किया होगा, उतना ही बढ़िया पहिया घुमा होगा। तो ये वर्क कैसे निकालते हैं, कितनी हीट अंदर गई माइनस कितनी हीट बाहर आई। तो कितनी हीट अंदर गई माइनस कितनी हीट बाहर आई, इसको हम वर्क कहते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर, ये हमारा वर्क निकल जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे डिवाइड माइनस इससे डिवाइड, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q आउट अपॉन Q इन। इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख लेंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूं, नोट कर लेंगे। इफिशियंसी ऑफ दिस इंजन इज, ऐसा लिखेंगे, नाउ ऐसा लिखेंगे, आगे बढ़ते। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं केवल आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे, अब जो हीट है बच्चों, हीट से हो क्या है, हीट से होता क्या है, हीट से वर्क ही तो होता है ना। यहां पर जो हीट अंदर गई उसने क्या करा, इसको ऊपर उठा दिया, यहां से जो हीट बाहर आई उसने क्या करा, नीचे गिरा दिया, तो वर्क हुआ ना। तो जो हीट इन हुई उसने एक वर्क किया जिसको हम इन वर्क कहते हैं, अंदर जो गई हीट उसने एक वर्क किया, इंटरनल वर्क हुआ है। अब जो हीट बाहर आई उसने बाहर का वर्क कर दिया, जो हीट बाहर है उसको W आउट कहेंगे। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब हमें ये वर्क को निकालना है। अच्छा, तो हीट कहां पे अंदर गई थी, यहां पे हीट अंदर गई थी ना बच्चों, इस वाले में हीट अंदर गई थी, तो मैं इसको Q इन लिख लेता हूं, और इसमें हीट बाहर आई थी, इसको हम Q आउट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो हुआ है ना। इस वाले स्टेप को देखोगे अगर आप पीछे, तो इसमें जो हीट बाहर आई वही हीट बाद में उसने वर्क करवाया ना। हीट बाहर आई थी, ये ठंडा हुआ था, फिर पिस्टन नीचे आया तो वर्क हुआ। ठीक है, तो इसलिए आउट कर दिया। अब बेटा, तो जो यहां पर हीट बाहर आई उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है उसको W आउट लिख रहा हूं, जो हीट अंदर गई उसने जो उठाते वक्त वर्क किया उसको W इन लिख रहा हूं। ठीक है, अब वर्क को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला,
प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, ईटा इक्वल टू लिखा 1 माइनस W आउट अपॉन W इन। यहाँ पे हमारा Q आउट था, मतलब जब हीट बाहर निकल रही है उस वक्त जो वर्क हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जब हीट अंदर जा रही है, हीट किस में बदल रही है, वर्क में बदल रही है, तो हीट जब अंदर जा रही है तो उस वक्त पिस्टन को ऊपर उठा रही है और वो जो वर्क हो रहा है वो नीचे लिखेंगे। हीट जब बाहर जा रही है, पिस्टन डाउन आ रहा है, उस वक्त कुछ वर्क हो रहा है, उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहां पर अभी क्या था, Q आउट था, यानी कि जब हीट बाहर निकल रही है तो पिस्टन नीचे आ रहा है, तो जो वर्क हो रहा है ऊपर लिख देंगे, और जब हीट अंदर जा रही है तो जो वर्क हो रहा है पिस्टन को उठाने में उसको हम नीचे लिखेंगे। बच्चों जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, जरूर अच्छे से इस बात को सुन लो कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टेम्परेचर बदलेगा नहीं अगर किसी प्रक्रिया में, आइसोथर्मल होगा, ठीक है, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, उस वक्त जो वर्क होता है पिस्टन के ऊपर नीचे जाने से, उस वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। वर्क का फॉर्मूला होता है nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फिर से बोलेंगे nRT ln एक लॉग होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं, nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्या है, जब ये हम बात करेंगे जब बाहर आ रही है हीट जब हीट बाहर आ रही थी तो जो पिस्टन नीचे आ रहा था तो उस वक्त क्या वर्क हो रहा है, वो यहां पे है, वहां पे वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, V3 से कहां गया, V4 में गया, यही था ना वो। तो जब हीट बाहर आ रही थी उस वक्त पिस्टन जब नीचे जा रहा था तो वहां पे हमारी कंडीशन थी C, और वो कहां पहुंची थी, D में पहुंची थी, यानी कि वहां वॉल्यूम था V3 और वॉल्यूम कहां तक गया, V4 तक। तो ये V4 से V3, तो फाइनल वॉल्यूम V4, इनिशियल वॉल्यूम V3 हमने लिख दिया। वैसे ही इन वर्क इन, जब हीट अंदर गई और पिस्टन जब ऊपर उठा तो वहां पे उस समय वॉल्यूम क्या था, V1, और पिस्टन ऊपर उठ के कहां तक पहुंचा, V2 तक पहुंचा। तो फॉर्मूला क्या है, nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इस केस में V2 होगा, इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर इस केस में जब हीट बाहर जा रही है, रिजर्वर की ओर हीट जा रही है, ठंडे रिजर्वर की ओर हीट जा रही है, तो उस वक्त टेम्परेचर TC लेना है, उस रिजर्वर के हिसाब से टेम्परेचर लेना है, तो TC लिखेंगे। और जब हीट अंदर आ रही है, जलते हुए कोयले से हीट अंदर आ रही है, तो उस वक्त टेम्परेचर इस हीट सोर्स के हिसाब से लेना है, TH लेना है, वो भी लिख दिया हमने। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर इनके वक्त में जब इन हो रही है हीट अंदर गई और उस हीट ने क्या किया, वर्क किया, हीट अंदर गई और पिस्टन ऊपर उठा। तो जब भी अब यहां पे वर्क किसने किया, गैस ने किया ना, गैस ने हीट ली और उसी हीट से वो फैली, तो वर्क किया, गैस ने वर्क किया। तो जब भी सिस्टम वर्क करता है तो हम उस वर्क के आगे क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, तो इसलिए मैं यहां पे माइनस लगा रहा हूं, ठीक है। और जब सिस्टम पे वर्क होता है, यानी कि जब ऊपर से पहिया घूमा और ये पिस्टन नीचे आया, तो वर्क अंदर हीट एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, उस वक्त वर्क के आगे प्लस लगाते हैं। तो ये साइन का ध्यान रखना है, तो मैंने यहां माइनस यूज करना है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ईटा इक्वल टू लिखूंगा 1 माइनस, अच्छा N और R कांस्टेंट है तो कट जाएंगे, क्योंकि सेम गैस है, गैस बदल नहीं रही है, इसीलिए उसके मोल सेम रहेंगे, तो N और R कट जाएंगे, तो उसको काट दिया हमने प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने N और R को काट दिया है और अब हमारी इक्वेशन ये बन गई है। अब यहां पर क्या करना है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे N इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस, अच्छा माइनस साइन है, माइनस साइन को हटाएंगे तो पीछे का क्या होता है, लॉग के पीछे की वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो हम ये माइनस साइन हटा देंगे, तो माइनस साइन को हटाने के बाद ये पीछे ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं TC, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को तो वैसा ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे माइनस साइन हटा दिया, तो माइनस साइन हटा दिया तो क्या हो गया, ये बन गया V1 अपॉन V2, ऐसा हो गया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर बता देता हूं, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। अब क्या होता है, अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं बाय पॉइजन इक्वेशन, बाय पॉइजन लॉ या पॉइजन इक्वेशन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। V4 अपॉन V3 बराबर हो जाता है V1 अपॉन V2 पॉइजन लॉ से, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये पॉइजन लॉ क्या है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों हैं, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यहां पर ये लिखने के बाद आप सीधे क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करके काट देंगे और समझ में आता है, टाइम है तो उसको डिराइव यहां पे करके दिखाना है। ये दोनों इक्वल क्यों है, पॉइजन लॉ से ये दोनों इक्वल क्यों है, वो यहां पे भी आपको डिराइव करना है। अगर आपके पास समय होगा एग्जाम में, आपको समझ में आ जाएगा, तब आप यहां पे लिख दीजिएगा। अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये दोनों पॉइजन लॉ से क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ये दोनों पॉइजन लॉ से एक दूसरे के बराबर हैं, तो बराबर हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ईटा इक्वल टू बचेगा 1 माइनस TC अपॉन TH। तो यही है हमारी कार्नोट इक्वेशन, इसी को हम कार्नोट इक्वेशन कहते हैं बच्चों। तो ये बता रहा है कि जो सिस्टम है वो कितना बेहतर काम कर रहा है, वो हीट सोर्स के टेम्परेचर TH
और जो कोल्ड रिजर्वायर है, जो हीट सिंक है, उसके टेम्परेचर टीसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कितना बढ़िया आपका इंजन काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा जो हीट सोर्स है उसके टेम्परेचर टीएच, और जो रिजर्वर है उसके टेम्परेचर, जो हीट सिंक रिजर्वर है, जो कोल्ड रिजर्वर है, रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, कोल्ड रिजर्वायर है, जो हीट सिंक है उसके टेम्परेचर टीसी और टीएच के ऊपर एफिशिएंसी निर्भर करेगी, कितना बढ़िया इंजन काम कर रहा है उसके ऊपर। अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये दोनों इक्वल क्यों है। अगर वो प्रूफ करना आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इतना आप रट लीजिए, पॉइजन लॉ से सेम होते हैं, काट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आप समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं, पॉइजन लॉ क्या है उसको समझते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आखिर वो वॉल्यूम का रेशियो एक दूसरे के बराबर हो गया, तो उसको मैं आपको सिद्ध करके बताने वाला हूं। ठीक है, उसके लिए आप इस ग्राफ को एक बार दोबारा देख लेंगे। ये ग्राफ आपको याद होगा ना, जब मैंने बनाया था ना, पीवी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया था हमने कार्नोट साइकिल, तो इसमें पूरी बनाई थी, ये आपको मालूम है। अब बच्चों यहां पर मैं एक चीज नोट करते हुए चलता हूं कि यहां पर मान लेते हैं प्रेशर P1 है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं प्रेशर P2 हो गया, यहां पर मान लेते हैं प्रेशर P3 हो गया, और यहां पर मान लेते हैं प्रेशर P4 हो गया। अभी तक इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमने बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स उसमें नहीं दिखाए थे। अब बच्चों यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कितना है, टीएच है। तो जब हम ए से बी तक जाएंगे तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ लगता है। क्या लगता है, बॉयल्स लॉ लगता है, और बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, दिख रहा है, तो उसको कहते हैं बॉयल्स लॉ, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से ए से पी तक में जाने पर टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, इसीलिए यहां पर बॉयल्स लॉ का पालन होगा, और बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, लेकिन जब आप बी से सी में आएंगे तो यहां पर टेम्परेचर चेंज हो गया, यहां पे ठंडा ठंडा है, सॉरी गर्म है यहाँ पे TH, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जब यहाँ पे आ रहे हैं सी में, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया ना, TC हो गया, चेंज हो गया, सॉरी बढ़ नहीं गया, चेंज हो गया था। आपने मैंने वो साइकिल में पूरा समझा रखा है। तो जब आप ये बी पॉइंट से सी पॉइंट में आएंगे तो वहां टेम्परेचर बदल जा रहा है, यहाँ पे TH है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, TC है। तो जब टेम्परेचर बदल जाए, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, व्हेन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज, जब टेम्परेचर बदलता है जिस जगह पे, वहां पर बॉयल्स लॉ नहीं लगता, वहां पर पॉइजन लॉ लगता है, पॉइजन इक्वेशन लगती है। ठीक है, बॉयल लॉ नहीं लगता, वहां पर आप नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकता, क्या मैं कह सकता हूं P2 V2 इसके इक्वल होगा, P3 V3 के इक्वल होगा, ऐसा कह सकता हूं, नहीं कह सकता, ऐसा नहीं होता। तो जब टेम्परेचर सेम होता है तब तो P1 V1 P2 V2 के इक्वल होता है, लेकिन जब टेम्परेचर बदल गया तो क्या इसका, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा, नहीं होगा। तो इन दोनों का गुणनफल बराबर नहीं होता है, तो यहां पे क्या लगाना पड़ता है, गामा लगाना पड़ता है, P2 V2, V की पावर गामा, यहां पर भी V की पावर गामा लगाना पड़ेगा। ठीक है, गामा क्या होता है मैं बताता हूं आपको, तब जाकर ये इक्वल हो पाएंगे। तो अगर ये टेम्परेचर सेम रहता, यहां पर भी टेम्परेचर सेम रहता, तब तो P2 V2 इक्वल टू P3 V3 हो जाता, लेकिन टेम्परेचर तो सेम नहीं रह रहा है, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, पॉइजन लॉ लगाएंगे या पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे। उसके अनुसार ये सेम तब होंगे जब हमें वॉल्यूम की क्या करनी पड़ेगी, पावर गामा लगानी पड़ेगी। वॉल्यूम की पावर क्या लगानी पड़ेगी, गामा लगानी पड़ेगी। अब ये गामा क्या होता है, गामा बराबर होता है CP अपॉन CV, CP अपॉन CV। गामा क्या होता है, CP अपॉन CV। CP क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर में, Cp क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर में, Cv क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में, Cv क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो Cp और Cv के अनुपात को कहते हैं गामा, तो ये तब इक्वल हो जाएगा। बस यही फंडा हमें यहां से यहां लगाना है, यहां से यहां लगाना है, क्योंकि यहां पर से यहां जाएंगे तभी टेम्परेचर चेंज होगा। तो यही फंडा हमें यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, हमारे वो वॉल्यूम के रेशियो सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे। तो बच्चों आपने पॉइजन लॉ को अभी समझ लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें कैसे प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है उसको हम देखते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि V1 अपॉन V2 किसके बराबर है, V4 अपॉन V3 के बराबर है। तो हम इसको पॉइजन के लॉ से प्रूफ करेंगे। तो अब इसका प्रूफ हमारा स्टार्ट होगा। तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये V1 V2 का रेशियो V4 V3 के रेशियो के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया है कि जब हम B से C में जाते हैं, तो यहां पर टेम्परेचर B में कितना है, TH है, और C में कितना है, TC है। तो क्योंकि यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जब हम B से C में जाते हैं, इस चेंज के वक्त टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए B से C में जाते वक्त इस
चेंज के वक्त हम यहां पर बॉयल्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब भी टेम्परेचर सेम होगा तभी बॉयल्स लॉ लगेगा। अगर टेम्परेचर में बदलाव आएगा तो वहां पॉइजन लॉ लगता है। तो हम लिखेंगे फॉर बी टू सी, फॉर बी टू सी चेंज। जब बी से सी में जा रहे हैं तो वहां पर हम क्या चेंज को देखेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे बाय पॉइजन लॉ। पॉइजन देखने आएगा, मैं इसी लिख रहा हूं बाय पॉइजन लॉ। पॉइजन लॉ क्या बोलता है कि यहां पर प्रेशर वॉल्यूम का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा P2 V2 वो बराबर होगा किसके, P3 V3 के। नहीं वो ऐसा नहीं बोलता है, ये तो बॉयल्स लॉ कहता है। लेकिन पॉइजन लॉ कहता है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहां पे TH है, यहां TC है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसके लिए हमें इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए वॉल्यूम की पावर गामा लगानी पड़ेगी, वॉल्यूम की पावर गामा लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बी से सी में जाएंगे तो प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन जो भी बी में होगा और सी में जो भी प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन होगा वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। उनको एक दूसरे के बराबर करने के लिए हमें बॉयल्स के हिसाब से नहीं चलना है, हमें पॉइजन के हिसाब से चलना है। उन दोनों को एक दूसरे के बराबर करने के लिए हमें वॉल्यूम की पावर क्या लेनी होगी, गामा लेनी होगी। तो ये गामा ले लेंगे बेटा। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो प्रेशर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, एनआरटी अपॉन वी लिख सकता हूं। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कहां से आया, आइडियल गैस इक्वेशन से आया। तो हम प्रेशर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्रेशर की जगह पे एनआरटी अपॉन वी लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम एनआरटी अपॉन वी। अब वी कौन सा लिखेंगे, क्योंकि ये P2 है तो वी क्या होगा, V2 होगा। टी कौन सा लिखेंगे, जब यहाँ पे प्रेशर P2 है तो टेम्परेचर क्या है उस वक्त, TH है, तो यहाँ TH लिख देंगे और ये रहेगा V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 एनआरटी अपॉन वॉल्यूम, तो V3 कर देंगे और यहाँ पे V3 की पावर गामा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम टेम्परेचर कौन सा लेंगे, 3 में कौन सा टेम्परेचर है, 3 में है TC, तो TC ले लेंगे। तो बेटा यहाँ NR और NR कैंसिल हो जाएगा, क्यों, R तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल, क्योंकि गैस एक ही जैसी है, अंदर जो है सिलेंडर के अंदर सेम गैस है, इसलिए उसके मोल्स भी सेम रहेंगे। तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद क्या होगा बच्चों, इसको मिटाते चलता हूं, ठीक है, आप लिखते चलो मिटाते भी चलो। इसके बाद हम लिखेंगे TH है, V2 की पावर गामा अपॉन नीचे क्या है V2 है, इसको 1 मान लेंगे, पावर को इसकी 1 मान लेंगे, इक्वल टू ये क्या है TC है, और यहाँ पे क्या है V3 की पावर गामा है, और नीचे क्या है V3 की पावर 1 है। तो बेटा अब इसको हम थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं TH, तो पावर गामा है, पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा V2 की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है ना जब आधार सेम होता है। तो वैसे यहाँ पे TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम ये TH के नीचे TC को लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा V3 अपॉन V2, दोनों की पावर क्या है गामा माइनस 1 है, तो हम इसको होल गामा माइनस 1 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब सेम ऐसा ही हमें D से A में करना है, क्योंकि यहां पर भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे टेम्परेचर सेम है, यहां से यहां नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे टेम्परेचर सेम है। तो यहां B से C में गए तब टेम्परेचर चेंज हुआ, तब पॉइजन लगाया। अब D से A में आए तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वहां पर भी हम पॉइजन लगाएंगे। तो अब हम एक और जगह में पॉइजन लगाते हैं और हमारा काम हो जाएगा। मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करना है। तो TH अपॉन TC इक्वल टू V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, ऐसा करेगा। ठीक है, ये 3 है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा 3। ओके, तो अब हम फॉर D से A के लिए देखेंगे, D से A के लिए देखते हैं। तो यहां पर D में क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, यहाँ प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V4 है, इक्वल टू यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। तो ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इनको इक्वल करने के लिए वॉल्यूम की क्या करेंगे, हम घात ले लेंगे गामा, वॉल्यूम की पावर क्या ले लेंगे, गामा। ऐसा कर दिया हमने। अब P4 की जगह पे क्या लिखेंगे, nRT अपॉन V4 लिख लेंगे। ठीक है, V4 की पावर गामा। वैसे यहाँ पे P1 की जगह पे क्या लिखेंगे, nRT अपॉन V1 की पावर गामा। और यहाँ पे टेम्परेचर देख लो, P4 जब आ रहा है बच्चों, P4 जब आ रहा है तो उस वक्त टेम्परेचर क्या रहेगा, TC रहेगा, तो यहाँ TC लिख लेंगे। वैसे जब V1 आ रहा है, ये V1 है ना, यहाँ पे V1 के केस में टेम्परेचर क्या है, TH है, तो TH लिख लेंगे। ठीक है, सेम वही NR से NR को कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया उसको नोट करेंगे। तो यहाँ बच गया TC V4 की पावर गामा अपॉन V4 की पावर 1 इक्वल टू यहाँ बचा TH V1 की पावर गामा अपॉन V1, ऐसा बच गया। V1 की पावर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेम वैसे ही जैसे पीछे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, TC इक्वल टू हो जाएगा TC V4 की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स अलग अलग है तो ये डिवाइड में क्या रहता है, पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ TH पावर माइनस हो जाएगी, V1 गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, हमने TH अपॉन C लिखा था, तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो TH अपॉन TC क्या हो जाएगा बेटा,
ये इधर आ गया, ये V1 इधर आ गया, तो ये जाएगा V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। उम्मीद है कि मैं सही कर रहा हूँ, कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने इसको TH के इसके जैसा बनाने के लिए इसको नीचे गया। ठीक है, अब इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो TH अपॉन CAB है, TH अपॉन CAB है, तो सेम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कंपेयर 2 एंड 1, 2 और 1 को कंपेयर करेंगे, तो जब ये TH अपॉन C सेम है तो ये वॉल्यूम भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं लिख लूंगा V3 दिख रहा है। ठीक है, V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। पावर सेम है तो कट जाएगी। ठीक है, अब क्या बच गया आप खुद ही देख लो। तो क्या बच जाएगा, इसको यहां लेके आएंगे और इसको यहां लेके जाएंगे, तो हो गया हमारा V1 अपॉन V2 किसके बराबर हो गया, V4 अपॉन V3 के बराबर हो गया है बच्चों। और इसी तरह से हमारा काम भी हो जाता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर ये आपको समझ में आता है और टाइम होता है तो इतना पार्ट भी आप वहां पर जहां पे हमने प्रूफ किया, मतलब लिखा है कि पॉइजन लॉ से ये सेम है, वहां पर आपने इसको लिख देना है और फिर आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समझ लिया है कार्नोट इक्वेशन को। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप इसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद रखिए भविष्य को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है, जिंदगी दुख और सुख का क्या कह सकते हैं, जब दुख आता है सुख आता है ना, ऐसे वेव है जिंदगी। कभी दुख आएगा सुख आएगा, फिर तुरंत फिर दुख भी आएगा, सुख आएगा तुरंत दुख भी आएगा। जब तक दोनों बने रहेंगे तब तक जिंदगी की वेव भी बनी रहेगी। अगर कोई भी कम हो गया, कोई भी ज्यादा हो गया, तो वेव बिगड़ जाएगी और हमारी लाइफ भी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो इस अच्छे थॉट के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।